field theory, and today we are going to discuss about the applications of field extensions. In this lecture में हम स्ट्रेट एज एंड कंपास कंस्ट्रक्शन से जो प्रीवियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स थी कंस्ट्रक्टेबल थी या नहीं थी उनके बारे में जिक्र किया जाएगा, और बाकी हम बताएंगे कि कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज एंड कंपास कंस्ट्रक्शन, वो फील्ड एक्सटेंशन ने किस तरीके से उनको हाईलाइट किया कि उनकी जो इम्पॉसिबल होने की कंस्ट्रक्शन की वजह क्या बनी और क्यों वो इस तरह भी होती हैं। और इसी रास्ते में हम द वे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट एज को आप ये समझ लें कि ये एक रूलर है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी स्टिक है कोई, जिसके ऊपर नंबर्स नहीं हैं, ठीक है ना जी, या रफली स्पीकिंग इसको आप रूलर ही कहते हैं। तो बिगिन करते हैं हम यहाँ से यूक्लिड पास्टुलेट से। यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है उसके 3 बेसिक पास्टुलेट थे प्लेन के अंदर। पहला ये था कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर प्लेन के अंदर गिवन है तो हम उसके ऊपर उन 2 पॉइंट्स की मदद से एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उस लाइन को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन बोथ द साइड उस लाइन सेगमेंट को। और तीसरा जो है कि किसी भी लाइन की मदद से हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन अगर आपको गिवन है तो एक एंड पॉइंट को हम उसका सेंटर मान के और कंपास को उतना ओपन करें जितनी उसकी लेंथ है लाइन की, उसके राउंड अबाउट आप सर्कल जब ड्रा करेंगे तो वो रेडियस में आ जाएगा उसकी। इन तीनों पॉइंट की मदद से यहाँ पे एंड पे जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट इज कंस्ट्रक्टेड। अब हम कहेंगे कि कुछ तो पॉइंट्स थे जो दो पॉइंट से लाइन गुजर रही हैं इस तरह के, तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन अगर 2 लाइन्स हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, या एक लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है एज अ कॉर्ड सीकेंट लाइन के तौर पे या टेंजेंट के, तो एक पॉइंट किस तरह कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है जी। और फिर 2 सर्कल की इंटरसेक्शन से भी पॉइंट्स नए जनरेट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग कंपास एंड स्ट्रेट एज, ठीक है जी। तो इन तीनों की जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ज़रा ये देखें। गिवन 2 पॉइंट्स वी कैन प्लेस द स्ट्रेट एज, हम स्ट्रेट एज यहाँ पे रखे और इसके पैरेलल इसके ऊपर ये एक लाइन आपने स्केच कर दी जो पॉइंट ए और बी की। और दूसरा पास्टुलेट ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखें तो आपने लेफ्ट वर्ड्स लेफ्ट भी एक्सटेंड कर लिया है, यहाँ से इस लाइन को यू कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली, और यू कैन एक्सटेंड हेयर आल्सो इनडेफिनेटली टुवर्ड्स राइट एनी लाइन। तीसरा ये कि अगर आपको एक लाइन गिवन है जिस तरह की ये, आप अपनी एक कंपास जो है इतनी लेंथ की ओपन करें, ठीक है जी, तो यू कैन स्केच अ सर्कल, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस लाइन की इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। ये पास्टुलेट तो सिंपल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन जो यहाँ पे हुआ है अभी तक, हाँ जी, बाय यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास कैन वी कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया एज द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। यानी हमारे पास सपोज कि रेडियस r1 है, उस सर्कल का एरिया पाया आ जाएगा, तो क्या हम इस एरिया का सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इम्पॉसिबल था, और ये फील्ड थ्योरी में भी आप देखेंगे कि इसकी इम्पॉसिबिलिटी की वजह क्या बनी, ये फील्ड एक्सटेंशन ने भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो ये 3 पास्टुलेट्स थे, और इनकी मदद से नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि अलाइन सेगमेंट कैन बी बाइसेक्टिंग बाय यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास। किसी भी लाइन को आप बाइसेक्ट कर सकते हैं सिंपल कंपास और स्ट्रेट एज यूज़ करने से। ये लाइन है, आपने एक सर्कल स्केच किया इसी रेडियस का, इसको सेंटर माना आपने, ठीक है जी, यहाँ पे आपने सेंटर रखा, ये सर्कल आपने किया, फिर ये इसको सेंटर माना, ये सर्कल आपने स्केच किया, और फिर ये जो जहाँ पे मीट कर रहे थे ये देख लें, यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन बाय ओनली यूजिंग द कंपास एंड रूलर। तो आप किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं, बेशक आपको मेजरमेंट ना पता हो, सिंपल उसी का कंपास ओपन करें, एक सर्कल फिर दूसरा सर्कल, और जहाँ मीट करेंगे दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कि एन एंगल कैन बी बाइसेक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास। कोई भी एंगल है 2 लाइन से, उसको किस तरीके से, इसको आपने सेंटर माना और एक आर्क बना लें, ये एक सर्कल इसके गिर्द खींचें आप, ठीक है जी, इसको सेंटर किसी भी रेडियस का। उसके बाद आप ये काम करें कि इस लेंथ को मेजर करें, इस लेंथ को मेजर करके यहाँ पे कंपास रखे, इतनी कंपास ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगाएं, और इतनी आर्क आपने कंपास ओपन करके यहाँ पे आर्क लगानी है। ये जहाँ पे मीट करेंगे दैट विल बी द
एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन जो होगी इस एंगल को 2 इक्वल डिग्रीज में जो है वो बाइसेक्ट कर देगा। तो एंगल को बाइसेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि कैन वी ट्राइसेक्ट द एंगल बाय यूजिंग स्ट्रेट एंड कंपास ऑलवेज। कुछ को तो हम कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। ये इन जनरल प्रॉब्लम है। ये फील्ड एक्सटेंशन में भी आप देखेंगे कि उसने क्यों फील्ड एक्सटेंशन की मदद से हम बताएंगे कि इसकी वजह क्या बनती है कि हम क्यों नहीं कर सकते हर एंगल को ट्राइसेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, लाइन सेगमेंट कैन बी ट्राइसेक्टेड बाय यूजिंग स्ट्रेट एज एंड कंपास। आप सिंपल स्ट्रेट एज और कंपास से लाइन को बगैर मेजरमेंट के ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। ये एक लाइन है, एक सपोज आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है जी, और यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट कोई भी आपने एक ले लिया और 3 पॉइंट्स इसके ऊपर क्रिएट किए। उसके बाद आप एक काम करें कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें। ये देखा आपने, पैरेलल लाइंस आप स्केच करें इस लाइन के ऊपर जिसको ट्राइसेक्ट करना है। तो आपके पास ये जो अल्फा की थी अगर, तो ये अल्फा बाय 3 अल्फा बाय 3 अल्फा बाय 3। तो लाइन को ट्राइसेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली कंपास एंड रूलर या स्ट्रेट एज। ठीक है जी। ये चीज़ हो गई यूक्लिड ज्योमेट्री की मदद से ये चीज़ें की जा सकती थी, और ये आज भी फील्ड एक्सटेंशन से आप देखेंगे दे आर पॉसिबल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें उन जो यूक्लिड ज्योमेट्री के या यूक्लिड पोस्टुलेट की वजह से जो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल थे, यानी ट्राइसेक्टिंग ऑफ एंगल इन जनरल हम ट्राइसेक्ट आर एंगल को नहीं कर सकते। स्क्वेयरिंग द सर्कल मीन कि सर्कल के एरिया के इक्वल स्क्वायर फाइंड आउट करना या कंस्ट्रक्ट करना, ये भी इम्पॉसिबल है, और ये स्टिल भी इम्पॉसिबल। डबलिंग द क्यूब, यानी आपको एक क्यूब गिवन है जिसका सपोज के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो 2 मीटर क्यूब का क्या स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्यूब सॉरी, जिसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हो। ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, स्टिल भी इम्पॉसिबल है, लेकिन फील्ड थ्योरी ने इसको हाईलाइट किया कि इसकी इम्पॉसिबिलिटी की अकॉर्डिंग टू फील्ड एक्सटेंशन क्यों ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना जी। तो ये फील्ड थ्योरी है इसको। तो ज़रा आगे चलते हैं, ये देखते हैं हम कि सबसे पहले हमने उसकी तरफ फील्ड एक्सटेंशन की साथ टच करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है आपके पास कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स। हम किन को कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स कहेंगे? A real number alpha is constructible if we can construct a line segment of length mod of alpha in a finite number of steps from the segment of unit length by using straight edge and compass। ठीक है जी। हम कंस्ट्रक्टेबल नंबर उसको कह रहे हैं कि उस रियल नंबर के अगेंस्ट हम उतनी लेंथ की लाइन सेगमेंट स्केच कर सकें, तो वो कंस्ट्रक्टेबल है, अदरवाइज वो अनकंस्ट्रक्टेबल है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद ज़रा देखें कि थ्योरम, द सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल रियल नंबर्स फॉर्म अ सब फील्ड एफ ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। यानी जितने भी कंस्ट्रक्टेबल रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे सब फील्ड बनाते हैं। अब जब सब फील्ड है तो इट मीन वो फील्ड ऑल कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स को हम ये प्रूव कर दें कि ये फील्ड परफॉर्म करते हैं, कंटेंट इन आर हैं, तो सब फील्ड हो जाएंगे। अब फील्ड के अंदर आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशन जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो हम क्यों नहीं ऐसे करें कि 2 नंबर लें और हम ये प्रूव कर देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों अगर कंस्ट्रक्टेबल हैं, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा बाय बीटा वेयर बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कंस्ट्रक्टेबल। इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट ऑल द कंस्ट्रक्टेबल नंबर्स आर फील्ड। तो यहाँ पे प्रूफ में लेट अस सपोज दैट अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ, हम एफ को फिर उसको फील्ड हम प्रूव कर देंगे। We have to prove first that alpha plus beta is constructible। अब जरा देखेंगे अल्फा और बीटा कंस्ट्रक्टेबल है, तो ये सामने आपके 2 लाइंस हैं कि अल्फा मैग्नीट्यूड की और बीटा मैग्नीट्यूड की 2 लाइंस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा मैग्नीट्यूड की और बीटा मैग्नीट्यूड की लाइन कंस्ट्रक्ट हो गई है, क्योंकि अल्फा बीटा कंस्ट्रक्टेबल हैं और बाय डेफिनेशन कंस्ट्रक्टेबल नंबर हम उनके अगेंस्ट उतने मैग्नीट्यूड की लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की भी की जा सकती है। वो किस तरह जी? बाय यूजिंग द स्ट्रेट एज एंड कंपास। आप क्या करेंगे कि अल्फा लेंथ की जो थी आपके पास, उसको आपने टूवर्ड्स राइट बीटा यूनिट एक्सटेंड कर दिया। यू गॉट द लाइन सेगमेंट हैविंग द लेंथ ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा। तो इट मीन यहाँ से पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका कंस्ट्रक्टेबल हो गया। सिमिलरली वी कैन कंस्ट्रक्ट अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा भी, यानी कि हम जाके बीटा की
एक कंपास रख लें बेशक, और उसमें से एक यूनिट रख लें, उसको मेजर कर लें कि वो कंपास कितने यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट बना के उतने यूनिट आप जो है इस अल्फा के टूवर्ड्स लेफ्ट आप यहाँ पे वॉक करके यहाँ पे आपने साइन लगा दिया कि ये आपने अल्फा में से बीटा माइनस किया, तो रिमेनिंग आपके पास अल्फा मैग्नीट्यूड माइनस बीटा मैग्नीट्यूड की लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर ली। तो इट मीन कि अल्फा माइनस बीटा कंस्ट्रक्टेबल हो गया कि उसके करस्पॉन्डिंग जो है लेंथ की आपने लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट कर ली है। नेक्स्ट जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अल्फा बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसको कंस्ट्रक्टेबल प्रूव करने के लिए क्या सूरत हालत तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ देता हूँ, बाद में दूसरी स्लाइड पे इसकी पिक्चर भी आ जाएगी, फिगर भी आ जाएगी कि लेट ओ ए एंड ओ बी द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ अल्फा बीटा। आपके पास ओ ए और ओ बी दो लाइंस हैं जो कि मैग्नीट्यूड जो है आपके पास उनका अल्फा और बीटा। यहाँ से आपने फंडामेंटल यूनिट ले के बीटा यूनिट की आपने लाइन सेगमेंट साथ इसके स्केच कर ली है, ठीक है ना जी। और इसके बाद क्या करना है आपने कि आपने बीटा से एक लाइन स्केच करनी जो कि ओ ए को की कहीं किसी जगह पे जाके पॉइंट करेगी, मीट करेगी, दैट इज़ क्यू। और पी से जो एक यूनिट जो हमने मान रखा है फंडामेंटल यूनिट पॉइंट जो है, इतनी यूनिट आगे आपने यहाँ से एक लाइन पैरेलल टू बी क्यू जो है पी ए लाइन आपके पास आ चुकी है। अब ज़रा देखें तो ये आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक ये है आपके पास, ठीक है जी, और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल है, देख रहे हैं आप, ये दोनों ट्राइंगल दे आर सिमिलर नाउ। अब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि इनके जो सिमिलर एंगल्स हैं उनकी ऑपोजिट साइड्स की हम रेशियो ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। तो ज़रा ये एंगल देखें, इस एंगल की आपने ऑपोजिट साइड आपकी ये है 1 यूनिट की, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या किया, ये वाला एंगल है, ठीक है जी, इसके ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो अल्फा 1 बाय अल्फा। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बड़ी ट्राइंगल है आपके पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ आपके पास बन रही दैट इज़ बीटा, यहाँ पे बीटा आपने लिख दिया, ठीक है जी। और ये जो एंगल दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास बन रही है, हाँ जी, ओ क्यू लेंथ आपने वो लिख दी, ठीक है जी, ये ओ क्यू लेंथ आपने लिख दी। तो इसको फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया तो यू गॉट द लेंथ, आपने यहाँ पे ओ क्यू लेंथ की एक सेगमेंट आपके पास बन चुकी है जो कि अल्फा बीटा की इक्विवेलेंट आ गई है। तो इट मीन कि अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट आपने एक लाइन सेगमेंट स्केच कर ली है ओ क्यू लेंथ की अल्फा बीटा लेंथ की, तो इट मीन अल्फा बीटा इज आल्सो कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि अल्फा बाय बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। तो ज़रा नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से ओ ए जो है आपके पास यहाँ पे लाइन मौजूद है जिसकी मैग्नीट्यूड अल्फा है, और जिस तरह प्रीवियस में आपने किया कि वही यूनिट लेंथ लेके आपने बीटा लेंथ की एक लाइन यहाँ पे स्केच कर ली है, ठीक है जी। लेकिन इसमें अब करना क्या है कि पहले बीटा को आपने जो स्केच मिलाया था वो किसके साथ मिलाया था, ज़रा प्रीवियस स्लाइड पे आएँ। बीटा को आप ने किसी भी पॉइंट पे जाके मीट किया था, अलग ए से मीट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्या है, आपने थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे कि आप बीटा को ए से और पी को किसी पॉइंट के ऊपर भी क्यू से, इस तरह के ये दोनों लाइन पैरेलल रहे हैं, ठीक है ना जी। और फिर वही बात आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना जी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक आपके पास ये है और एक ये बिगर ट्राइंगल है, ये देख रहे हैं आपके पास। अब इनके जो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है आपने पहले ये ली 1, यहाँ पे लिखा, ठीक है जी 1, और इस एंगल के ऑपोजिट साइड आपने ली ओ क्यू, ये आपने लिख दी। इसी तरीके से इसके सिमिलर एंगल ये आ गया आपके पास, ठीक है जी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ बीटा है, आपने बीटा लिख दी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ आपके पास आ रही है वो क्या बन रही है, वो है आपके पास अल्फा, ठीक है ना जी। ओ ए जो थी वो आपके पास अल्फा लेंथ की थी। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया, यू गॉट द सेगमेंट ओ क्यू। ये जो सेगमेंट आई है आपके पास इट विल बी ऑफ लेंथ अल्फा बाय बीटा। सो यू गॉट द लाइन सेगमेंट रेलेवेंट टू अल्फा बाय बीटा, तो इट मीन अल्फा बाय बीटा इज कंस्ट्रक्टेबल। अब चारों ऑपरेशन इसके अंदर पॉसिबल है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी। तो ये सब फील्ड बन गई आपके पास रियल नंबर्स की।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थ्योरम में जो है आपके पास यहाँ पे अल्फा इज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टेबल, देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा इज कंस्ट्रक्टेबल नंबर। तो ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो ज़रा देखें सबसे पहले कि हमने ओ ए एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट यहाँ पे स्केच की है जिसकी लेंथ है अल्फा आपके पास, ठीक है जी। और फिर क्या किया, ओ को हम एक्सटेंड करते हैं 1 यूनिट अप टू पी, ये आपने एक्सटेंड किया। उसके बाद किया कि आप इस तरह करें कि ए और पी का मिड पॉइंट निकालें, ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है जी। फिर जो है ओ को सेंटर, ओ को पॉइंट मानते हुए इस सेंटर को सेंटर पे रखते हुए कंपास आपने ये सेमी सर्कल स्केच करना है, ये सेमी सर्कल स्केच हुआ। और फिर यहाँ से एक लाइन हमने जो कि परपेंडिकुलर बन चुकी है पी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आपने स्केच की। इसके बाद इन पॉइंट्स को आप मिला दें, पी को क्यू के साथ और क्यू को ए के साथ आप मिला दें। अब ज़रा देखें कि ये दोनों एंगल्स, ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हो गई हैं। और इसमें जो सिमिलर एंगल्स हैं आपने यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ये देख लें इक्वल कलर्स के, कि थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर टू दिस वन, थीटा 2 इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू थीटा 2 हेयर। फिर उसके बाद वही सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगाते हुए हम इस ट्राइंगल के ऊपर दो ट्राइंगल्स ओ पी क्यू आपके पास बनी और क्यू ओ ए बनी। इस ट्राइंगल के ऊपर इस एंगल के वर्टिक जो ऑपोजिट साइड है आपके पास ओ क्यू, ठीक है जी। और इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है बाय ओ बी यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर ये सिमिलर हैं तो फिर इनकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपके पास ज़ाहिर बात है एंगल के सिमिलर हैं, उनके ऑपोजिट साइड आपस में रेशियो बराबर होगी। तो फिर यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इस यहाँ पे थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ओ ए साइड लेंथ बनती है, ठीक है जी, ओ ए आपने लिख दिया। और थीटा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ओ क्यू आपने लिख दिया। उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ए इंटू ओ पी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे ज़रा ये देखें कि ओ पी जो है ये तो लेंथ 1 क्या है, आपने 1 यूनिट ले रखा है, तो यू कैन पुट ए 1 हेयर इंस्टेड ऑफ ओ पी। तो रिमेनिंग क्या बच गई, ओ ए। और ओ ए की लेंथ कितनी है ये आपने पहले से ले रखी है जो कि अल्फा है आपके पास, तो ये आ गया अल्फा आपके पास। अब स्क्वायर रूट दोनों का लेंगे आप साइड्स के, तो ओ क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। इट मीन कि ये जो लेंथ है आपके पास बेसिकली यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। तो इस साइड की जो होगी लेंथ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगी। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बाय यूजिंग द स्ट्रेट एज एंड कंपास एक लाइन सेगमेंट आपको उतनी लेंथ की मिल चुकी है। तो इट मीन कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ जी, कंस्ट्रक्टेबल हो गया, ठीक है ना जी। तो ये एक बिगेस्ट पॉइंट है जो कि आगे चल के मज़ीद डिस्कस होगा कि अगर कोई भी अल्फा है अगर वो कंस्ट्रक्टेबल है तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ज़रा नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसको मज़ीद इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कि रेशनल नंबर कंस्ट्रक्टेबल है। तो ये बहरहाल ये स्क्वायर रूट लेने से ये पता चल गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ कंस्ट्रक्टेबल नंबर इस कंस्ट्रक्टेबल नंबर। तो आपको फील्ड एक्सटेंशन याद आएगा कि एफ ऑफ स्क्वायर रूट अल्फा, जिस टाइप की चीज़ें हमारे सामने नज़र आना हमें शुरू हो गई एंड वी आर होपफुल दैट दिस टॉपिक कैन बी एक्सटेंड और सॉल्व बाय यूजिंग द फील्ड एक्सटेंशंस। तो इमीडिएट आफ्टर दिस जरा देखें, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स क्यू आर कंस्ट्रक्टेबल। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में ज़ाहिर बात है सेट ऑफ इंटीजर्स लाए करते हैं, हम सेट ऑफ इंटीजर्स को प्रूव कर देते हैं वो कंस्ट्रक्टेबल है। तो रेशनल आपको पता है कि p बाई क्यू है वेयर p क्यू बिलोंग टू z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली q जो होगा वो कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा आपके पास। तो ज़रा यहाँ पे देखें, एज वी नो दैट द सेट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टेबल नियर रियल नंबर सेज f इज़ अ सब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, लेट 1 बिलोंग्स टू f, ठीक है, ये यूनिट लेंथ की है, आपने एक यूनिट मान लिया। देन वी मे राइट द पॉजिटिव इंटीजर्स n एज, यू कैन राइट दिस वन। अब ये कंस्ट्रक्टेबल है, इसका मतलब ये उनकी समेशन बाय प्रीवियस थ्योरम द समेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेबल इज कंस्ट्रक्टेबल, यू कैन से दैट n इज कंस्ट्रक्टेबल, ठीक है जी। अगेन हम इस तरह कर लेते हैं कि नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं कि लेट n इक्वल टू -m,
where m is a positive integer, then we may write minus m equal to this one m time. और फिर जाहिर बात है कि ये कंस्ट्रक्टेबल है आपके पास, तो इसका मैग्नीट्यूड की लेंथ आप उसके करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं. तो इट मीन के ऑल एन आर कंस्ट्रक्टेबल विच आर इंटीजर्स. अगेन लेट n इक्वल टू p बाय q. ठीक है ना. अब p क्या है, ये भी इंटीजर, q ये भी इंटीजर, दोनों कंस्ट्रक्टेबल. और प्रीवियस थ्योरम में हम देख चुके हैं कि अगर अल्फा बीटा कंस्ट्रक्टेबल है और बीटा नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा बाई बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा. तो दैट्स वाई p बाई q इज कंस्ट्रक्टेबल. सो दीज आर द बेसिकली रेशनल नंबर्स. इट मीन p बाई q इज आल्सो कंस्ट्रक्टेबल, हैंस q इज कंस्ट्रक्टेबल. और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने q को प्रूव कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टेबल है. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि q कंस्ट्रक्टेबल नंबर की सब फील्ड आ गई आपके पास, क्योंकि ये फील्ड तो है set of rational number are constructible and hence q is contained in the set of all constructible और field of all constructible real number. ठीक है जी. तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस q हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट अल्फा हमारे पास आ गया, तो फील्ड एक्सटेंशन की तरफ हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं कि हम इन सारी चीज़ों को जो स्ट्रेट एज और कंपास डिस्कशन है इसको फील्ड एक्सटेंशन की मदद से भी हम डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो ज़रूर क्वेश्चन रेज करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.